हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपके लिए बताने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रक्षेप्य गति के बारे में। जब किसी पिंड को जमीन से यानी क्षितिज से या ये कहा जाए कि ऊर्ध्व से थीटा कोण पर उसे जो है फेंका जाता है तो उसकी गति किस प्रकार की होती है, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय, जहां से आप उसे यू वेग से जो है फेंक रहे हो कितनी रेंज पर जाकर वह गिरता है, यानी कितनी रेंज को वह कवर करता है। और यदि रेंज आपके पास निर्धारित है यानी टारगेट निर्धारित है और वेलोसिटी आपको पता है तो किस कोण पर उसे प्रक्षेपित किया जाए कि अपनी रेंज यानी अपने टारगेट पर जाकर वह जो भी पिंड है या कोई भी गोला है वह वहां जाकर गिरे। तो इसके अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये आरंभ करने से पहले आपको जो हमने वेक्टर बताए थे उसमें एक कंसेप्ट छूट रहा था और वो यह था कि वेक्टर का जो कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए जाते हैं वो किस तरह होते हैं। तो बस 1 मिनट का है ये समझना है वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व किस तरह से किए जाते हैं। ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा हो गई है और ये वर्टिकल बाई एक्सिस, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से या ये कहा जाए क्षैतिज से थीटा कोण पर है। तो वेक्टर ए को इन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है, या इन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जब वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यूज आती हैं वो देखते हैं। तो वेक्टर ए से हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल देते हैं और यहां से एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए को रिजॉल्व करेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ये वाला, और वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं मान लीजिए बाई एक्सिस पे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे डाल देते हैं। ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना, इस मैग्नीट्यूड को मान लीजिए ये ए एक्स मैग्नीट्यूड आ जाता है और बाई एक्सिस पे ये मैग्नीट्यूड ए वाई निकल के आता है। तो हमें एक्स एक्सिस पर यह जो एक्स ए एक्स हमने जो माना है इसकी वैल्यू को हमें निकालना है कि वेक्टर ए के फॉर्म में ये कितना आएगा। चलिए देखते हैं इसमें। ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, ये पॉइंट ले लिया हमने पी, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट ले लिया हमने आर। तो ट्रायंगल ओ क्यू पी में, ट्रायंगल ओ क्यू पी में थीटा के सामने की जो साइड है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। 90 के जो अगेंस्ट है साइड उसको हाइपोटेनस, और यह जो साइड है यह बेस कहलाएगी। तो बेस और कर्ण, इसमें क्या है, बेस और हाइपोटेनस यानी आधार और कर्ण दे रखा है, वो किस में आता है, कॉस में आता है। तो यहां से निकाल लेते हैं कॉस थीटा इजिकल टू आधार बटे कर्ण ए एक्स बटे ए, क्योंकि यहां केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वेक्टर ए का भी हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है। तो ए एक्स इजिकल टू आ जाता है ए कॉस थीटा, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए है और उसे एक्स एक्सिस पर जब भी रिजॉल्व किया जाएगा तो वह कॉस थीटा के साथ रिजॉल्व होकर आएगा वो कंपोनेंट। बाई एक्सिस की बात करते हैं, ये कोण थीटा है, ये परपेंडिकुलर हमने बाई एक्सिस पर डाला है, 90 डिग्री का कोण है। ये आर क्यू और ओ पी ये पैरेलल होंगी और इनको यह एक इंक्लाइन लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये कोण थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा, या फिर इसको आप 90 माइनस थीटा करके निकाल सकते हो। सेम वैल्यूज आएंगी। तो हमने ये थीटा है तो ये थीटा मान ये थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये 90 डिग्री का, इसके सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ जो लेंगे हम, ये कर्ण है, कर्ण के रूप में कि ये क्या निकालना है, थीटा के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में आएगा। तो ट्रायंगल ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में क्या ले लेंगे, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, थीटा के सामने की भुजा ओ आर बटे कर्ण कितना हो जाएगा, ओ क्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू ओ आर कितना है इसमें, ओ आर है ए वाई
अपॉन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब भी किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व किया जाता है तो ध्यान हमको ये रखना है कि जो थीटा है उस वेक्टर का किस एक्सिस से दे रखा है। जिस एक्सिस से दे रखा है उस पर वो वेक्टर रिजॉल्व होकर उसका जो कंपोनेंट आएगा कॉस के साथ आएगा और दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन के साथ आएगा। अब ऐसा नहीं है कि यह केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही रिजॉल्व होकर आए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक यह है कि जिन दोनों डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कर रहे हो वेक्टर को, जिन दोनों डायरेक्शन में आप वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों। तो वेक्टर को जिस डायरेक्शन से कोण दे रखा होता है उस पर कॉस के साथ और जो दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उस पर साइन के साथ आएगा, ये समझना है। अगर मान लीजिए केवल एक ही डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, ये इस तरह से दे रखा है, ये मान लीजिए फोर्स एफ दे रखा है, ये ए बी और सी। अब इस फोर्स को ए बी पर रिजॉल्व करेंगे तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये कोण थीटा हो जाएगा। क्योंकि ए बी से ये कोण थीटा दे रखा है तो वेक्टर एफ जो ए बी पर रिजॉल्व होकर आएगा ए बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको हो, उसी कंडीशन में कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। केवल एक डायरेक्शन में भी कंपोनेंट को रिजॉल्व किया जा सकता है और दो डायरेक्शन में कंपोनेंट को रिजॉल्व तब करेंगे जब दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये आवश्यक नहीं है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो। तो अब इसके बाद बताते हैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, समझेंगे उसको। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत अब आ गया प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लीजिए किसी भी पिंड को आप u वेग से, इनिशियली u वेग उसको देते हैं और क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर इसको फेंका जाता है। तो कुछ दूरी तक तो ये इस तरह से जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ये इस तरह से इसकी गति हो जाएगी। ये इस तरह से गति इसकी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होगी, प्रत्येक बिंदु पर ग्रेविटी जो है पृथ्वी के कारण वह नीचे की ओर अप्लाई होगी, जी जो है, जिसके कारण इसमें दो वेलोसिटी होंगी। अभी जैसे रिजॉल्व किया हमने, जब दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जब इसकी मोशन हो रही है तो इसमें दो मोशन है, और एक तो इसमें है वर्टिकल मोशन जो जिसके कारण यह ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए यहां से ऊंचाई यदि हम देखते हैं, क्षैतिज से ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो वह ऊंचाई जो एक्वायर कर रहा है उसका कारण क्या है, वर्टिकल मोशन, ऊपर की ओर। यहां यदि हम बात करते हैं तो क्षैतिज दूरी इसके द्वारा तय की गई इतनी होगी। इस पॉइंट पर हम बात करते हैं तो क्षैतिज दूरी इसके द्वारा तय की गई ये है। इस पॉइंट पर बात करेंगे तो इसके द्वारा क्षैतिज पर तय की गई दूरी हॉरिजॉन्टल पर ये है, यानी क्षैतिज पर भी इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो उसका कारण ये है इसका क्षैतिज वेग। इसमें दो वेग हैं और दोनों ही वेग एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। इस पर जो ग्रेविटी है उसके कारण यह इस डायरेक्शन में क्या है, सीधा जाना चाहिए था, इस तरह से चलता जाता यदि ग्रेविटी इस पर अप्लाई नहीं होता। अब यहां हम देखते हैं इस ओ ए पॉइंट पर है ना, ये जो वेलोसिटी है, अब इसके कंपोनेंट, अब क्षैतिज वेग है कितना वो निकालने के लिए क्या करोगे, वेक्टर यू को क्षैतिज दिशा में इसका कंपोनेंट लिया जाएगा। ऊर्ध्व वेग कितना है वह निकालने के लिए क्या करोगे, ऊर्ध्व दिशा में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिया जाएगा। तो कंपोनेंट इसका लेते हैं वेक्टर यू का, तो यहां से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पर ओ ए। तो अभी क्या बताया था, जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन से कोण दे रखा होता है वेक्टर का, उस डायरेक्शन पर कंपोनेंट रिजॉल्व होकर आता है कॉस के साथ। तो ये ओ ए कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यानी यू कॉस थीटा। ये कौन सा वेग है, क्षैतिज वेग है, तो इसको हम यू एक्स लिख देते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा।
और ये ऊर्ध्व वेग निकालना है, ऊर्ध्व कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का, तो ये यहाँ तक x ले देते हैं, ये पॉइंट को ले लेते हैं बाई। तो यहाँ से ओ बाई जो दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस पर कंपोनेंट किसके साथ अभी रिजॉल्व होकर आया था, साइन के साथ। तो यहाँ ओ बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बाई को हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो वेलोसिटी होगी बाई एक्सिस पर है तो यू बाई, यह आ जाएगा यू बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट आ गए। इसका मतलब ये है इसका जो क्षैतिज वेग है, यानी क्षैतिज में भी इसकी रेंज क्या है, बढ़ती जा रही है, किसके कारण, क्षैतिज वेग के कारण। और इसकी ऊंचाई जो बढ़ती जा रही है वो किसके कारण बढ़ रही है, उसका जो ऊर्ध्व वेग है, वर्टिकल जो वेलोसिटी है उसके कारण। तो अब हमें पता ये करना है कि इसकी जो मोशन है वह किस तरह की होगी, इसका जो पथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का वह पथ किस प्रकार का होगा। पहले तो हम ये पता करते हैं, फिर उसके बाद यह कितनी रेंज पर जाकर गिरेगा, यदि यू वेलोसिटी हम इसको दे रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी एक्वायर करेगा, और कितने समय बाद जो अपनी रेंज है कंप्लीट रेंज को यह कंप्लीट करेगा। ये तीन जो चीजें हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत जो प्रक्षेप गति में किसी गोले को यू वेग से जब यू वेग से और थीटा कोण पर जब उसे प्रक्षेपित किया जाएगा तो यह तीन फिजिकल क्वांटिटीज हम फाइंड करेंगे। अब पहले इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ जो ये जो कंपोनेंट है यू एक्स यू कॉस थीटा, ये होगा यू एक्स, और ये क्षैतिज वेग, और ये जो वेलोसिटी है u, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी हमेशा स्पर्श रेखा की डायरेक्शन ये होगी वेलोसिटी u की। और u बाई जो वेलोसिटी है जिसके कारण ये वर्टिकल मूव कर रहा है, u बाई इस तरह से होगी, u बाई क्या होगा, u बाई जो वर्टिकल मोशन है उसके कारण यह अपनी हाइट को भी पकड़ रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। इस स्थिति पे आएंगे तो जो क्षैतिज वेलोसिटी अभी क्या क्षैतिज में आगे ही चलेगा, ये क्षैतिज यू एक्स वेलोसिटी यही रहेगी, जबकि यहाँ ये अपनी मैक्सिमम हाइट को पकड़ चुका है। अब ये ना तो ऊपर जा रहा है, कुछ दूरी के लिए यदि हम डिस्टेंस छोटी सी लेते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ का इसका जो रास्ता है लगभग क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं तो यहाँ हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे यू बाई वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऊर्ध्व वेग इसमें नहीं रहेगा, केवल क्षैतिज वेग रहेगा। जैसे इस पॉइंट पर आओगे, अब क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। अब इसमें ऊर्ध्व वेग फिर से आ जाएगा, ऊर्ध्व वेग इसमें फिर से आ जाएगा, और ऊर्ध्व वेग जो होगा वह नीचे की ओर होगा। तो ये जो यू बाई में जो चेंजेस हो रहा है जी के कारण हो रहा है, जबकि जी का यू एक्स पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्षैतिज वेग पर गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। जी का जो इंपैक्ट होगा केवल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई पर होने वाला है, यू एक्स पर कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं होगा। तो अब देखना हमको यह है कि इसका जो पथ होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का वह किस तरह का पथ होगा। चलिए निकालते हैं। तो पहले ऊर्ध्व वेग की बात करते हैं हम, ऊर्ध्व दिशा में नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में इन वर्टिकल डायरेक्शन गति का जो सेकंड लॉ है एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। किस तरह से यह आपस में गति के तीनों समीकरणों में, जो तीनों समीकरण से सरल रेखी गति हो, ऊर्ध्व गति हो, ऊपर की ओर जा रही हो या नीचे की ओर जा रही हो, किस तरह से ये आपस में चेंज होते हैं, क्या फॉर्म रहती है इनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, वो हम अलग से वीडियो बता चुके हैं, उसमें सब कुछ दे रखा है। तो जब ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें क्या जी नेगेटिव लेंगे, तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर की ओर मान लीजिए ये इसने जो दूरी तय की, ये हाइट है ना, ये बाई डिस्टेंस हो गई, और बाई, और ऊपर की ओर गति जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, ऊर्ध्व वेग के कारण, जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसके कारण हो रही है। तो यहां ये जो वेग लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने यह माना है कि टी टाइम में, टी समय में
माना लेट इन टाइम t, ये जो है कितनी डिस्टेंस कवर करता है t समय में, तय दूरी, कवर डिस्टेंस इन t टाइम इज इक्वल टू x। तो समय बराबर क्या होगा, t इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे 4। ये जो t समय में तय दूरी की जो हम बात कर रहे हैं, ये दूरी है क्षैतिज दूरी। t समय में ये क्षैतिज दूरी मान लीजिए यहां से यहां तक x दूरी तय करता है। यहां तक कितना समय ले रहा है, t समय ले रहा है, और इसका क्षैतिज वेग क्या है, u cos थीटा है। तो समय बराबर दूरी बटे 4 से, दूरी कितनी तय की इसने, x, और क्योंकि क्षैतिज दूरी तय कर रहा है तो यहां जो वेग लिया जाएगा वो क्षैतिज वेग लिया जाएगा। क्षैतिज वेग कितना है, u cos थीटा, u cos थीटा। तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा जो है इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। y इक्वल टू यू बाई का क्या आया है आपका, u sin थीटा इंटू टी एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा, u से u कट जाएगा, x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू जी। ये जो समीकरण है परवलय का समीकरण होता है y में एक घात और x में दो घात। तो जब ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हमने निकाला है x और y में, x एक्सिस और y एक्सिस में जो हमने क्या निकाला है, एक रिलेशन निकाला है, यह क्या आ रहा है, x में दो घात है और y में एक घात है, तो यह परवलय का समीकरण है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार, परवलयाकार पथ होता है। जब भी आप किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करते हैं तो उसका जो पथ होगा परवलय का पथ होता है। अब जब ये परवलय का पथ है तो इसमें नंबर फर्स्ट टाइम टेकन, उड्डयन काल बोलते हैं उसको, उड़ान का समय। उड्डयन काल कितना होगा, उड़ान का समय। उड़ान के समय से मतलब है कि आपने यहाँ क्षैतिज से इसे u वेग से प्रक्षेपित किया और यह अपनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त करते हुए और जमीन पर यह दूरी तय करते हुए कहीं ना कहीं गिरेगा। तो यहाँ से और जमीन के दूसरे सिरे तक पहुंचने में इसको लिया गया समय वो क्या होगा, वो निकालते हैं। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी से यहां जब आ जाएगा इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब ये जो हाइट, इसमें जो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है वह ऊर्ध्व वेग के लिए लगाया है, माइनस जी टी आ रहा है। भाई क्षैतिज के लिए तो आपको गति का समीकरण ये लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा लगेगा, दूरी बराबर 4 बटे समय, क्योंकि इसमें क्षैतिज वेग के लिए इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। क्षैतिज वेग एक समान रहेगा, जबकि इसका जो ऊर्ध्व वेग है वो ड्यू टू डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है u v इक्वल टू यू माइनस जी टी। और कोई भी पिंड हो ऊर्ध्व गति कर रहा है तो उसमें ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी से क्या लगेगा, ये ऊर्ध्व वेग हो गया अंतिम, ये प्रारंभिक ऊर्ध्व वेग हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एंड फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। u बाई कितना है आपका, देखिए u बाई कितना आया है ऊर्ध्व वेग, u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी को उधर ले लेंगे तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। ये जो इक्वेशन हमने लगाया है जहां पर वी बाई हमने 0 लिया है, ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला, जहां पर देखिए ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर ऊर्ध्व वेलोसिटी हमने क्या लिख रखी है यहाँ पर पहले ही 0 ऊर्ध्व वेलोसिटी, और प्रारंभिक वेलोसिटी यहाँ पर ये है यू बाई, यू साइन थीटा से इसको जो है ऊर्ध्व वेलोसिटी के साथ क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जाके वी बाई कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसका मतलब है इसको यहां से ऑरिजिन पॉइंट से अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में ये समय लगेगा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन अभी क्या है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है और फिर मैक्सिमम हाइट से ये क्या कहां तक पहुंचेगा, क्षैतिज तक पहुंचेगा।
अपनी जो मैक्सिमम रेंज है उसको कंप्लीट करेगा। तो जितना समय इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही समय उसको अपनी जो फाइनल रेंज है उसे कंप्लीट करने में यानी क्षितिज तक पहुंचने में लगेगा। तो वह कहलाएगा पीरियोडिक उड्डयन काल। T इक्वल टू दुगना हो जाएगा इसका 2T इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन जी, यानी ये उड़ान का समय होगा, उड्डयन काल इसको बोलते हैं। किसी भी साफ दिख रहा है, साफ है। T इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन जी। अब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, अपनी कितनी मैक्सिमम हाइट को यह पहुंचेगा। तो इसके लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH से, यहां पर मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो ऊर्ध्व वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और आरंभिक ऊर्ध्व वेलोसिटी जो है क्या है, u इक्वल टू यू साइन थीटा। देखिए इस तरह के जितने भी इक्वेशंस हैं उसमें सब में ऊर्ध्व वेलोसिटी ली जा रही है, क्षैतिज वेलोसिटी इसलिए नहीं ली जा रही है कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं है। ग्रेविटी जो इम्पैक्ट कर रही है वो वर्टिकल वेलोसिटी को इम्पैक्ट कर रही है, क्षैतिज जो वेलोसिटी है जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है। उसे हाँ, क्षैतिज जो वेग है उसे इम्पैक्ट कर सकता है केवल और केवल वायु का प्रतिरोध, ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, यू वाई और वी वाई कर दें इनको, वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2GH, माइनस 2GH को इधर ले लिया, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। इतनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचेगा, यानी हमको इनिशियल जो वेलोसिटी से प्रक्षेपित किया जा रहा है, जमीन से कितने कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, ये दो चीजें हमें पता हैं, तो हम वह पिंड कितनी अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब बात करेंगे हम कितनी मैक्सिमम रेंज ये अटेन करेगा यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो अब कौन सी रेंज आ रही है, ये क्षैतिज रेंज आ रही है, क्षैतिज दूरी की बात कर रहे हैं। थर्ड परास, अब क्या निकालते हैं, परास रेंज निकाल रहे हैं, क्षैतिज परास की बात करेंगे। सही आ रहा है, क्षैतिज परास या परास को दूरी बोल सकते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो क्षैतिज परास को क्या लिखा गया, कैपिटल R लिख दिया गया, रेंज लिख दिया गया। चाल कितनी है, जब क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं तो कौन सा वेग आएगा, क्षैतिज वेग आएगा, क्षैतिज वेग गुणा समय। तो R इक्वल टू क्षैतिज वेग कितना है, u cos थीटा, एक्स एक्सिस पर u cos थीटा इनटू समय कितना लिया जा रहा है कंप्लीट रेंज में, ये लिया जा रहा है कैपिटल T, 2u sin थीटा अपॉन g। 2u sin थीटा अपॉन g, कैपिटल R इज इक्वल टू u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का अपॉन g। इस रेंज को कवर करेगा। इस फॉर्मूले से मान लीजिए सेना की 2 टुकड़ी हैं और जो तोप होती है आपने उसमें देखा होगा, उसकी जो तोप का सामने वाली जो नाल होती है वह उसे हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तोप से निकलने वाला जो गोला है उसकी वेलोसिटी फिक्स है और हमें पता है कि जो दूसरी सेना है वह कितनी दूरी पर है और वहां पर हमें टारगेट करना है। तो केवल और केवल देखिए R हमें रेंज पता है और तोप से छूटने वाले गोले की वेलोसिटी हमें पता है, तो हमें G कांस्टेंट है ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल थीटा को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो और वह रेंज पता हो कि तोप के गोले को हमें कहाँ गिराना है, तो तोप की नाल का मुंह घुमाकर ऊपर नीचे कर थीटा को एडजस्ट करके तोप के गोले को उस दूरी पर गिराया जा सकता है इस फॉर्मूले से, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब बात करते हैं हमें मैक्सिमम दूरी तक तोप के गोले को पहुंचाना है, तो क्या करोगे, साइन 2 थीटा का
मैक्सिमम वैल्यू साइन की जो होती है 1 होती है, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन में जो 1 वैल्यू होती है साइन 90 की होती है, तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, यदि 45 अंश के कोण पर हम किसी भी पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो वह अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। उस समय मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 2 थीटा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम अपनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, जो कि यू स्क्वायर अपॉन जी होगी, cos थीटा, और समय 2 sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि उसी पिंड को अभी थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया था, मान लीजिए 90 माइनस थीटा कोण पर यदि प्रक्षेपित कर दिया जाए तो आर बराबर रेंज के लिए क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 2 थीटा की जगह क्या कोण कर दिया जाए 90 माइनस थीटा, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड चतुर्थांश है, और इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव होगा, और 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी थीटा एंगल पर भी रेंज वही है और 90 माइनस थीटा एंगल पर भी रेंज वही है। इसका कहने का मतलब है, यदि हम किसी भी पिंड को 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित करें या 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करें तो उसकी रेंज वही रहेगी। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि तोप के गोले को जब भी छोड़ा जाएगा तो उसका पथ परवलयाकार होता है, जबकि मिसाइल्स जो होती हैं उन्हें जब छोड़ा जाता है तो उनका पथ परवलयाकार न होकर दीर्घवृत्ताकार जो पथ हो जाता है उसका कारण ये है, परवलयाकार पथ केवल तभी तक रहेगा जब तक कि जी के मान में कोई भी चेंजेस नहीं हो, यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए जी के मान में चेंजेस आ जाता है, ग्रेविटी घटने लग जाती है, तो उस समय ये पथ परवलयाकार नहीं रहेगा। दूसरा, बहुत अधिक रेंज, यदि रेंज जो है इंक्रीज हो रही है, बहुत अधिक है, तब भी जी के मान में चेंजेस आ जाता है, उस समय भी जो पथ है प्रोजेक्टाइल मोशन में परवलयाकार नहीं रहेगा। तीसरी जो स्थिति है, यदि बहुत अधिक वेग दे दिया जाए, यू को बहुत अधिक कर दिया जाए, तो उस स्थिति में वायु का जो प्रतिरोध है, वायु के प्रतिरोध के कारण प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो परवलयाकार नहीं रह पाती है, और इसका कारण है मिसाइल का जो पथ होता है वो परवलयाकार नहीं होता है। तो स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होती है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होंगे, वेक्टर से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे, तो एक अलग से वीडियो उनका बता देंगे। ये जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं, वेक्टर्स का अलग और प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग, तो इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं मिक्स करके एक अगला वीडियो आपके लिए बना देंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।